अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एंशिएंट इंडिया का 4th लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। तो 4th लेक्चर डिलीवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के हम लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली जो मौर्यन पीरियड है, हम आज मौर्यन पीरियड डिस्कस करेंगे, और जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है, पोस्ट मौर्यन पीरियड डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मौर्यन पीरियड की शुरुआत कहाँ से होती है, देखो एक बैकग्राउंड जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है, मैं आपके साथ एक बैकग्राउंड शेयर कर देता हूँ। तो जो आज हम ये दोनों लेक्चर डिस्कस करेंगे। जो मौर्यन पीरियड है, जैसे हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो दनानंता नंदा डायनेस्टी का उसके ऊपर जो चंद्रगुप्त मौर्य था, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की दनानंद को हरा के। ठीक है, तो फिर हमारी आ जाती है मौर्य डायनेस्टी, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 323 BC से लेके 185 BC तक जिनका टाइम पीरियड चलता है। तो मौर्यन पीरियड डायनेस्टी को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इनके जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। लाइक जो मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमें जानने को मिला, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, हमें कहाँ कहाँ से इसके बारे में पता चला। तो जो फर्स्ट सोर्सेज हैं इसके लिटरेरी सोर्सेज हैं, और जो हम दूसरे टाइप के हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लाइक हमने जो स्टार्टिंग में हिस्ट्री की थी उसमें भी हमने किया था। तो जो सोर्सेज हैं, जो हमारे फर्स्ट टाइप के सोर्सेज हैं, हम उनको बोल सकते हैं लिटरेरी सोर्सेज, सेकंड है आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेज वो होते हैं जिनसे हमें मान लो कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई या कोई चीज़ लिखा हुआ यहाँ से हमें मिला है, वो है हमारे लिटरेरी सोर्सेज। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं, लाइक हमें यहाँ से हमने जैसे कोई भी इंस्क्रिप्शंस मिली है हमें, या एग्जीबिशन करके हमें कोई भी मोनूमेंट्स वगैरह मिले हैं, उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अगर मैं इसमें लिटरेरी सोर्सेज की बात करता हूँ, जो इसमें लिटरेरी सोर्सेज हैं, फर्स्टली तो हमें जो इसकी कौटिल्य हैं, जिनको चंद्रगुप्त के दरबार में थे, जो उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स, जो मौर्यन पीरियड है उसकी इकोनॉमी का जिक्र किया है। तो फर्स्टली तो आती है इसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जिसमें मोस्टली इकोनॉमी का जिक्र किया गया है। फिर सेकंड में बुक आती है मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज थे वो एम्बेसडर थे मौर्यन पीरियड में। मेगास्थनीज मौर्यन पीरियड में एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के। तो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, हमें वहाँ से इसके सोर्सेज मिलते हैं। और जो थर्ड बुक है वो है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षसा। जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस बुक है, इसमें मोस्टली जो दनानंद के साथ इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की फाइट होती है, तो उनकी फाइट के बारे में मोस्टली बताया गया है विशाख दत्ता की मुद्रा राक्षसा में। और कुछ पुराण हैं जो हमें मौर्यन काल्स के पीरियड के बारे में बताती हैं। और लास्ट वन बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें मौर्यन पीरियड के बारे में हमें जानने को मिलता है। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो इसमें जिक्र कर सकते हैं हम पिलर्स का,
जो उस टाइम के पिलर्स हैं, लाइक मौर्यन काल में अशोक के जो पिलर हैं, सारनाथ में लॉयंस का स्तंभ है, वो पिलर्स थे उस टाइम पे वेरियस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे। तो उस टाइम के लाइक कोई मैसेज कन्वे करने के लिए पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो वो उस टाइप के पिलर्स में जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, हमें उनकी वहाँ से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और कुछ केव्स हैं, केव्स के थ्रू भी हमें बहुत सारी इनमें इंस्क्रिप्शंस थी जो इनके बारे में पता चलता है। और जो रॉक और जो थर्ड वन है रॉक एडिक्ट्स, इनके रॉक्स के ऊपर जो लिखा गया है उससे हमें ये सोर्सेज के बारे में पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ मौर्य। तो मौर्य का ओरिजिन कब कैसे हुआ, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मौर्य के ओरिजिन के रिगार्डिंग काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं। जैसे अब पुराण्स की बात करें तो मोस्टली पुराण्स में मौर्य थे, पुराण्स में मौर्यन को बोला गया है कि मौर्यंस एक शूद्र थे, शूद्र लाइक लो लेवल, तो मौर्यंस को लो लेवल का शूद्र बोला गया। और अगर हम बुद्धिस्ट की बात करें, बुद्धिस्ट लिटरेचर में मौर्य को बोला गया कि वो शाकाज और क्षत्रिय डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिससे बुद्धिज्म बिलोंग करता है, तो उनको वो चीज़ बोली गई है। और अगर हम कुछ रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो उनको वहाँ पे मतलब लो कास्ट का समथिंग बोला गया है। बट अगर मैं मौर्य नेम के ओरिजिन की बात करूँ, मौर्य नेम कहाँ से आया, तो मौर्य ये एक बोला जाता है कि लैंड ऑफ मोर और पीकॉक्स, मोर शब्द से आया है, इसको बोला जाता है मौर्य मतलब लैंड ऑफ पीकॉक्स। ठीक है, जैसे हमने इसके कॉन्फ्लिक्शंस के बारे में पढ़ा कि बुद्धिस्ट इसको बोलते थे कि ये हमारे शक्य क्षत्रिय हैं, और पुराण्स में कई में इनमें शूद्र के बारे में इनको बोला गया है। बट अल्टीमेटली कंक्लूजन में हमें पता चला कि ये जो है, जो एक मौर्य ट्राइब थी जो लो कास्ट लो क्लैन ट्राइब भी बोला जाता था, जो मौर्य से मेनली इनके वंशज हैं, तो मौर्य ट्राइब से ही आगे मौर्य निकल के आए थे। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया मौर्यस के बारे में। अब हम थर्ड पॉइंट जो इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे रूलर्स। रूलर्स ऑफ मौर्य। जैसे हमने डिस्कस किया जो मौर्यंस थे उनके रूलर्स, फर्स्टली हमने जो चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसको चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त से मत वो कंफ्यूज कर लेना, ये चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्यन पीरियड में होता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। जिनके लास्ट थे वो सेकंड नंबर पे थे आए थे बिंबिसार, जो इनके पुत्र थे बिंदुसार। और जो बिंदुसार हैं इनको आप बिंबिसार से मत कंपेयर कर लेना, क्योंकि जो हरंक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे बिंबिसार। ठीक है, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था हरंक्य डायनेस्टी, उनके जो फाउंडर थे, जैसे मगधा में जिनको हमने महाजनपद में पढ़ा है, वो बिंबिसार थे, ये बिंदुसार हैं। और थर्ड में इसमें पढ़ेंगे अशोक, जो बहुत ही महान राजा थे। उसके बाद जो कुछ लेटर किंग्स आ जाते हैं, जिनमें मोस्टली एक नाम है फेमस, मर्सी। ये अशोक तक हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि आगे उसके बाद लेटर मौर्यर्स आ जाते हैं। लेटर मौर्य को हम नेक्स्ट हेडिंग में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करता हूँ, फर्स्टली जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड, जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था वो मौर्य डायनेस्टी जैसे स्टार्ट हुई वहाँ से स्टार्ट होता था।
323 BC से स्टार्ट हो गए थे ये, और 298 BC तक इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, और जो बिंदुसार थे उसके बाद इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 298 BC से 273 तक। और जो अशोक थे इनका टाइम पीरियड है 273 BC से 232 BC तक। ठीक है, और अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने धनानंद को हरा कर मौर्य डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य जिनको चाणक्य भी बोला जाता है। तो हुआ क्या था कि धनानंद था, उसने कौटिल्य की इंसल्ट की थी, तो कौटिल्य ने इंसल्ट का अपना रिवेंज लेने के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य को उस टाइम पे वो अपनी चाइल्ड एज में थे उनको तैयार किया, और आखिर फाइनली उनको जो मौर्य सम्राट बना दिया और धनानंद को हरा के मौर्य सम्राट की नींव रखी। और जो मौर्य, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात करूं, चंद्रगुप्त मौर्य ही वो किंग थे। आप इनको पॉइंट्स को नोट कर सकते हो क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर था, जो अलेक्जेंडर का आगे वंशज था, उसको हराया था, और उसको हराने के बाद उनकी पूरी सेना को, और इन्होंने जो पूरा वेस्टर्न प्रोविंस था, जो वेस्टर्न में लाइक बलोचिस्तान, काबुल, कंधार, तो इन्होंने अपने एरिया में मिला लिया था। और जो मेगास्थनीज हमने पढ़ा, जिन्होंने इंडिका लिखी थी, वो इनके जो दरबार में एम्बेसडर बन के आए थे, जो सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था। और अगर हम मौर्य रूलर की बात करते हैं तो ये जैनिज्म था। ये जैनिज्म के वो मेनली लास्ट में, अगर मौर्य रूलर्स की बात करूं तो जैनिज्म के लास्ट में ये इन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट किया था। जैनिज्म के साथ फिर ये भद्रवाह के साथ साउथ में चले गए थे, और साउथ में इन्होंने मतलब वॉलंटरली क्या किया था, स्टारवेशन से, ये स्टारवेशन से, लॉन्ग टाइम स्टारवेशन से वॉलंटरी इन्होंने इनकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद इनका जो बेटा था बिंदुसारा, बिंदुसारा गद्दी पे बैठा। बिंदुसारा भी एक बहुत ही महान शासक हुआ, इसने भी अपने एम्पायर को काफ़ी बिल्ड किया। तो बिंदुसारा को ग्रीक में एक नाम दिया गया है अमित्रोचटर, अमित्रोचटर। अमित्रोचटर का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है स्लेयर्स ऑफ द फॉइज, यानी कि जो स्लेयर ऑफ द फॉइज, यानी कि दुश्मनों का हत्यारा, जिसको मोस्टली जो एनिमी किलर्स हैं उनको बोला जाता है अमित्रोचरता। ठीक है फ्रेंड्स, आप नोट कर सकते हैं इसको। और जो मोस्टली एक इसकी स्टोरी, जो सीरिया का रूलर था, उनके पास इन्होंने कुछ संदेश भेजा था उनको वाइन के लिए, या कुछ फ्रूट्स थे उनके लिए, और कहा था कि जो तुम्हारे सोफिस्ट हैं उनको भी भेजो। बट उन्होंने पोलाइटली रिप्लाई किया था कि वाइन और वो भेजने के बाद कि जो हमारे फिलोसफर्स हैं वो बिकाऊ नहीं है। वो बिंदुसार के टाइम पे भी हुआ था। और जो थर्ड महान रूलर हुए हैं अशोक। जो अशोक थे इनको मोस्टली चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मोस्टली पूरे इंडिया पे ही अपना जो इनका राज्य था, पूरे इंडिया, इवन कि कुछ साउथ के पार्ट को छोड़ के, तो अशोक का राज्य उस टाइम पे हो गया था। तो अशोक में एक स्टोरी है कि जब अशोक पैदा हुए थे तो उनकी मदर ने बोला था कि नाउ आई एम अशोका। अशोका का मतलब होता है कि मेरा सब दुखों से खात्मा हो गया, और नाउ आई एम हैप्पी। तो जैसे उन्होंने बोला तो उस बेसिस पे इनका नाम अशोका पड़ा था। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो अशोक थे बिंदुसारा के बेटे थे। बट इनके जो अशोक जब गद्दी पे बैठे, इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई अपने भाइयों के साथ, क्योंकि इन्होंने अपने 90 ब्रदर्स को, इनको भाइयों का हत्यारा भी कहा जाता है। लाइक इन्होंने फ्रैट्रीसाइड किया था, जिसको बोलते हैं भाई की किलिंग को बोलते हैं फ्रैट्रीसाइड। तो 99 ब्रदर को किल करने के बाद अशोक अपनी गद्दी पे बैठे थे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक के कलिंग वॉर के बारे में।
अशोक ने बहुत सारे एरिया में अपने चलो कलिंग वार से पहले हम पढ़ेंगे कि मिशनरीज अशोक ने बहुत सारे लाइक चोलाज में, पांड्याज में, कंधार साइड वेस्टर्न में और सीलोन जो आज के श्रीलंका बोलता है उसमें अपने मिशनरीज भेजे थे। तो अशोक के टाइम पे ही मिशनरीज भेजे गए थे। और अशोक के टाइम के जो लास्ट इनका कलिंग वार हुआ है, एक फेमस वॉर था जो 261 BC में हुआ था, कलिंग वॉर। जो कलिंग है वो आज के जो उड़ीसा का प्रोविंस है, उड़ीसा का रीजन है, उसको मोस्टली कलिंग के नाम से ही जाना जाता है। तो जो कलिंग के राजा थे उनके साथ इनका वॉर हुआ था। और जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई थी वो एक पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज किया था इन्होंने, क्योंकि जो मोस्ट प्रोबली वॉर हुआ करते थे पहले, वो उस टाइम पे क्या करते थे, उनकी टेरिटरी को ले लेते थे और वहाँ से रिवेन्यू जनरेट करते थे। वहाँ के लोगों को कोई मैस्कर वगैरह लोगों को नहीं मारा जाता था। बट इसमें जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने वो पॉलिसी चेंज हो गई थी इनकी। इनका जो टारगेट था अब कल्चर हो गया था। इन्होंने लैंड तो अचीव करते ही करते थे, बट उनका जो कल्चर था, अपना कल्चर स्प्रेड भी अब करने लग गए थे लास्ट में। वैसे तो अशोक बुद्धिज़्म के प्रचारक थे और इन्होंने मतलब बुद्धिस्ट के सिद्धांतों को मानना कहीं और वॉर में मास्कर नहीं किए। बट लास्ट में आके अशोक ने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, मैस्कर वगैरह थोड़ा अपनी पॉलिसी से चेंज हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम जो फोर्थ पॉइंट है वो अशोक के धम्म, यानी कि जो अशोक की डॉक्ट्राइन है समथिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट में। मैं इसको रब कर देता हूँ। दमा होता है डॉक्ट्राइन और नॉलेज। जो इनकी नॉलेज थी, एक फिलॉसफी थी, वो क्या था, जो मोस्टली जो अशोक थे वो वैसे तो हिंदुइज्म बुद्धिज़्म के प्रचारक थे, बुद्धिज़्म को इन्होंने माना। बट जो इनका जो फेथ था दमा में, वो इनका सेक्टेरियन नहीं था, वो जस्ट इनका सोशल फेथ के लिए ये इन्होंने इस धम्मा को माना। क्योंकि सोशल फेथ में क्या था कि ये अपनी जो प्रजा थी उनको उस लेवल पे चलाना चाहते थे। तो इनके जो कुछ प्रिंसिपल्स थे जो ये फॉलो करते थे, जो अपनी पब्लिक को सोशल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। वो क्या थे, लाइक ओबे योर पेरेंट्स, कि अपने पेरेंट्स को ओबे करो। ये इनके सोशल कल्चर का पार्ट था। और था कि जो ब्राह्मणास हैं उनको रिस्पेक्ट करो। और थर्ड था कि जो स्लेव्स हैं और सर्वेंट्स हैं आपके, उनके रिगार्डिंग मर्सी की फीलिंग रखो। ये कुछ जो अशोक के टाइम के वो हैं जो इन्होंने किया था। इनका ये मानना था कि जो लोग क्या करते हैं, जो लोग दूसरे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं उनको हेवन में जगह मिलती है। तो इस वजह से इनकी जो सोशल जो डॉक्ट्राइन थी वो ये थी। और मोस्टली अगर बात करूं वैसे अशोक क्या थे, एक पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट नोट कर लेना कि अशोक बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, बट इन्होंने कभी मतलब निर्वाणा वगैरह के बारे में स्प्रेड नहीं किया, कि लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं कहा कि आप निर्वाणा प्राप्त करो और समथिंग। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये हमने अशोक के दम के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ लेटर मौर्य, ठीक है। लेटर मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा 5th पॉइंट होगा। जो अशोक था, अशोक के टाइम पीरियड के बाद कुछ लेटर मौर्य, जैसे जो प्रोविंस था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक साइड में वेस्टर्न साइड में और दूसरा ईस्टर्न। तो जो इनके अशोक के 2 बेटे थे, एक था कुणाल, एक था दशरथ। अशोक के 2 बेटे थे, एक था कुणाला और दूसरा दशोरथा। जो कुणाला थे वो वेस्टर्न एरिया में थे, कुणाल, दशोरथा इनके ईस्टर्न पार्ट में थे, ठीक है। अशोक के 2 बेटों के ये रीजन अशोक का डिवाइड हो गया था। और उसके बाद मैं बात करूं तो जो लास्ट रूलर थे इसके, वो थे बृहद्रथ, ठीक है। जो लेटर मौर्य के लास्ट रूलर थे बृहद्रथ थे, जिनको उनके चीफ एंड कमांडर पुष्पामित्र शुंग ने उनको असैसिनेट कर दिया था। और पुष्पामित्र शुंग ने असैसिनेट करके शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हमने मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद हम इसमें मौर्यन पीरियड में ये देखा कि शुंगा डायनेस्टी की स्थापना उसके बाद हुई थी। तो मौर्यन की कुछ डिक्लाइंस के कुछ रीजंस थे, हम इसमें कॉजेज देखेंगे इनके, जो डिक्लाइन होने के कॉजेज क्या थे। जो डिक्लाइन होने के मौर्यन एम्पायर के कुछ कॉजेज थे वो मैं आपको लिखूंगा। जो फर्स्ट कॉजेज था इसमें कि जो रीजन था वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था और एक ह्यूज रीजन को संभालना धीरे धीरे आगे मुश्किल पड़ता गया। तो इस वजह से सेंट्रलाइज्ड होना भी एक इसके कॉजेज में आता है। और जो अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड नेक्स्ट आगे वीक रूलर्स। जो उसके बाद अशोक के बाद लाइक लेटर रूलर्स आए वो इतने अशोक की तरह महान नहीं थे और वीक रूलर्स की वजह से भी इनका जो एम्पायर था उसका धीरे धीरे पतन हो गया। और लास्ट टाइम पे जो हमने डिस्कस किया था अशोक के टाइम पे, अशोक ने कुछ पॉलिसीज़ में चेंज कर दिया था। लाइक जो उसने पॉलिसीज़ लाइक वो ह्यूज मैस्कर होने लग गया था, कल्चरल को स्प्रेड करना। तो लोगों में अशोक के रिगार्डिंग काफ़ी गुस्सा आ गया था। तो जो अशोक की पॉलिसीज़ थी तो उसने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया इसके अशोक के बाद इस एम्पायर को डिक्लाइन करने में। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि इन्होंने जो इनका मेन और रिच रीजन था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उसको निगलेक्ट कर दिया था उसकी वजह से। और जो फिफ्थ है, जो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था उस टाइम पे, कुछ फेमाइंस की वजह से भी आ गया था, या फिर कुछ इनके साथ जो वॉर्स हुए, वॉर में काफ़ी ज़्यादा हानि हो जाती थी। तो इकोनॉमी पे प्रेशर आने की वजह से भी इनके एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्य के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, आप नोट कर लो उसको।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को हम जो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी था, प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन था, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी था। इन पार्ट्स में अलग अलग लेवल पे, हायरार्की के अलग अलग लेवल पे क्या होती थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाती थी। तो हम लिखें इनको एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल, म्यूनिसिपल, और जो फोर्थ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था वो था आर्मी। ठीक है फ्रेंड, जो इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, मेनली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, किंग सबसे जो बड़ी पोस्ट थी वो किंग को दी गई थी, किंग रूल करता था। उसके बाद उनका जो आगे एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कुछ लोग मिलके उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, उनको हम बोलते थे मंत्री परिषद। किंग का रोल था और थी मंत्री परिषद। और जो मंत्री परिषद की बात करूं, इसमें मोस्टली कौन होते थे, इसमें युवराज, पुरोहित और सेनापति, इनकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे। ठीक है, और उसमें उसके बाद आ गया प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोविंशियल लेवल की बात करें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड थी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे प्रोविंस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो आज की डिस्ट्रिक्ट है वैसे, तो उसके बाद जो कुछ विलेज लाइक ग्रुप ऑफ 10 विलेज, फिर आगे ग्राम और विलेज लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी प्रोविंस में इस टाइप में चलाई जाती थी। और जो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है म्यूनिसिपल। जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको जैसे सुप्रीडेंट ऑफ सिटी भी कहा जाता था। वो लोग मोस्टली क्या उनको जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, और क्लीननेस वगैरह का काम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता था। और अगर आर्मी की बात करें तो इनकी आर्मी बहुत ही ह्यूज आर्मी थी, और इन्होंने आर्मी के साथ साथ, जो इनकी ह्यूज आर्मी थी, आर्मी के साथ साथ इन्होंने नेवी को भी स्टैब्लिश किया था, नेवी को भी स्टैब्लिश किया। इनकी जो आर्मी में थे घोड़े, हाथी, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और मोस्टली जो इनका मेन फीचर था उस टाइम पे नेवी को इंट्रोड्यूस कर दिया था। और जो आर्मी है उसको इन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। लाइक मैं बात करूं, फर्स्ट मतलब इन्वेंट्री, कैवेलरी, जो मूल की घोड़ों की फौज को कहा जाता है, और उसके बाद आती है कैवेलरी के बाद एलिफेंट्स, और उसके बाद रथ वगैरह बनाने चैरॉट्स, और हमारी 5th पे आती है नेवी और ट्रांसपोर्टेशन। तो इन पार्ट्स में मोस्टली इन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसको डिवाइड कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आगे हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात पढ़ते हैं, इनकी इकोनॉमी। हम मौर्यंस के सारे फीचर्स जान रहे हैं, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात पढ़ेंगे, मौर्यन इकोनॉमी कैसी थी।
अब हम पढ़ेंगे मौर्यन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में हम ये स्टडी करेंगे कि मौर्यन टाइम पे इकोनॉमी कैसे चलती थी, कहाँ से फाइनेंस कलेक्ट किया जाता था, लाइक किस टाइप्स के टैक्स लगाए जाते थे। तो मोस्टली जो पीजेंट्स पे लगाया जाता था टैक्स, पीजेंट पे टैक्स लगाया जाता था, एग्रीकल्चर टैक्स। तो वो 1/4 से लेके 1/6 जो उनकी पार्ट होता था कल्टिवेशन का, वो उनको एज ए टैक्स अपने किंग को देना पड़ता था। और जो अगर किसी को भी कोई गुड्स को लेके टाउन में जाता था, गुड्स जैसे ही टाउन में जाती थी तो टाउन में जाने के लिए भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था। और मौर्यन काल में इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी। बट जो लोग इरिगेशन की फैसिलिटी को यूज़ करते थे उनको वाटर टैक्स देना पड़ता था, वाटर टैक्स। ठीक है। और उसके बाद हाँ, जो उनके कुछ सब्जेक्ट थे जिनके ऊपर उनकी स्टेट की मोनोपोली होती थी, लाइक आज के टाइम पे भी कुछ जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्टेट की मोनोपोली है, उस टाइम पे भी कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट की मोनोपोली होती थी। वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, लाइक माइनिंग, फॉरेस्ट, सैल्ट, लिक्विड एक्सेट्रा। इन कुछ सब्जेक्ट पे स्टेट की मोनोपोली होती थी। और ऐसा भी है, मान लो कुछ टाइम पे फेमाइन आ जाता था, जब ड्रॉट हो जाता था, फ्लड, कुछ भी हो जाता था, फसल जिसके कारण पूरी नहीं होती थी, तो इनके टाइम पीरियड में रिलीफ दिया जाता था, कुछ भी जैसे टैक्स वगैरह में रिलीफ दे दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम फीचर इनका जो डिस्कली करेंगे वो है पोर्ट्स। तो जो पोर्ट्स थे जैसे बरोच गुजरात में, भरूच, तो वहाँ के पोर्ट थी जो वेस्टर्न एरिया में थी। और एक पोर्ट ईस्टर्न कोलकाता में भी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, ईस्टर्न साइड में, जो तामारालीपिट, बरोच एंड तामरेलीपिट पिट नाम के इन्होंने पोर्ट स्टैब्लिश किए, जिनके थ्रू ट्रेड होता था। और अगर मैं लास्ट पॉइंट की इसमें बात करूँ इकोनॉमी में, तो इन्होंने जो इनकी ट्रांजैक्शन यूनिट थी वो 5 मार्क कॉइन थे। जो 5 मार्क कॉइन है वो इनके मेनली जो एक्सचेंज की यूनिट थी वो 5 मार्क कॉइन थे, जो मोस्टली सिल्वर के बनाए जाते थे, सिल्वर के होते थे वो कॉइन। जिनके 5 मार्क कॉइन वो इनकी इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन का सोर्स था। ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे सोसाइटी। इकोनॉमी के बाद मौर्यन सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, सोसाइटी में हम पढ़ेंगे कि मौर्यन टाइम पीरियड पे जैसे पोजीशन जो शूद्रा की, वैश्य की कैसी थी, और जो स्लेवरी सिस्टम कैसा था, और वीमेंस की पोजीशन कैसी थी। जो कास्ट और वर्ना सिस्टम था उस टाइम पे उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया था, इक्वालिटी के लेवल पे समझा जाने लग गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो मोस्टली 2 कम्युनिटीज़ थी, लाइक वैश्य
और शूद्र, तो इन दोनों में गैप बहुत कम हो गया था, क्योंकि जो वैश्य थे वो ट्रेड का काम करते थे और जो शूद्र थे वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे। ठीक है, तो अब ट्रेड और एग्रीकल्चर का आपस में जैसे ही कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने लगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होने लगी, तो इन दोनों में कास्टिज्म में बहुत ज़्यादा गैप कम होने लग गया, गैप कम रिड्यूस होने लग गया। और मैं बात करूं आगे स्लेवरी की, तो इनमें जैसे पहले स्लेवरी वो किया जाता था इसमें, तो स्लेवरी को बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स तो इसमें क्या हुआ था, जो स्लेवरी थी, स्लेवरी अपने लोएस्ट पीक पे थी, तो स्लेवरी मोस्टली ख़त्म के बराबर थी। और जो वीमेन का स्टेटस था, वीमेन का स्टेटस क्या हुआ था, अपग्रेड हो गया था, और वीमेंस को परमिशन थी कि वो डाइवोर्स वगैरह या रीमैरिज कर सकें। ठीक है, और जो वीमेंस की मोस्टली बात करूं वीमेन की, तो उनको क्या किया जाता था, जो किंग्स था, किंग होते थे, तो उनके दरबार में एज ए बॉडीगार्ड और एज ए स्पाई वगैरह नियुक्त किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अपने मौर्यन पीरियड की सोसाइटी। अब हम जो नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे मौर्यन पीरियड की आर्ट, मौर्यन आर्ट के बारे में। ठीक है, मौर्यन आर्ट एंशिएंट टाइम की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और जो काफ़ी रिकॉग्नाइज हुई है, मौर्यन आर्ट। ठीक है, मौर्यंस के टाइम पे जो आर्ट थी वो दो टाइप से हम पढ़ सकते हैं इसको, एक तो रॉयल आर्ट और दूसरा फोक आर्ट। जो रॉयल आर्ट थी मोस्टली किंग्स, जो किंग होते थे उस टाइम पे, तो किंग उसको यूज़ करते थे। लाइक उन्होंने सिटी ऑफ पाटलिपुत्र बनाई थी, वहाँ पे फोर्ट बनाए थे, ब्यूटीफुल फोर्ट, और सिटी जो थी पाटलिपुत्र। उस चीज़ के लिए यूज़ की जाती थी। और जो इनके पिलर्स होते थे, जो मैसेज कन्वे का काम भी करते थे, और इनको विनर वगैरह जब वे किसी वॉर में विन होके आते थे, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए पिलर्स वगैरह आगे फ्यूचर में बताने के लिए पिलर्स वगैरह बनवाते थे। तो ये हमारे रॉयल आर्ट का पार्ट होते थे। मोस्टली जो सिटी है ये पाटलिपुत्र है, चंद्रगुप्त के टाइम पे बनाई गई थी, चंद्रगुप्त के टाइम पे। और जो पिलर्स थे वो बनाए गए थे अशोका के टाइम पे, अशोका में आर्ट है। और जो अगर फोर्ट की बात करूं, जो नॉर्मल लोग थे वो यूज़ करते थे, इनको फोक आर्ट बोला जाता है। जैसे इसमें इंक्लूड होती है एक मोस्टली है जो स्कल्पचर होते थे यक्ष के और यक्षिणी के। जो दरियागंज पटना में एक यक्षिणी का स्टैचू, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैचू है। क्वेश्चन भी आ जाता है कि यक्षिणी का जो स्टैचू है दरियागंज में, वो किस टाइम पे बनाया गया था। वो मौर्यन पीरियड पे ही बनाया गया था, और यक्षिणी का स्टैचू है वहाँ पे। और जो कुछ इसमें इंक्लूड करते हैं फोक आर्ट में, जो लोगों में टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, और जो कुछ अशोक के स्टैचूज वगैरह। तो ये मौर्यन आर्ट का पार्ट थे। जो इसमें फाहियान था, फाहियान ने जो पटना में एक फोर्ट है जो 80 पिलर्स का फोर्ट है, उसको देखने के बाद फाहियान ने कमेंट किया था कि ये ऐसा लगता है जैसे लॉर्ड के द्वारा बनाया गया, जैसे भगवान के द्वारा बनाया गया। तो जो फाहियान भी था, हमने ये जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था, जो चाइनीज़ था एक।
और जो इनके पिलर्स थे अशोक के टाइम पे, इनके पिलर्स की खास बात क्या थी, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये सिंगल रॉक पिलर्स थे, सिंगल रॉक पिलर्स थे जिनके नीचे कुछ जानवर जैसे बुल वगैरह को, हॉर्स वगैरह को इंस्क्रिप्ट किया जाता था। ये सिंगल रॉक के पिलर्स होते थे। और जो इसका इम्पोर्टेंट है, जो इसकी कैपिटल सारनाथ पे जो 4 लाइन का स्टैचू है सारनाथ में, कैपिटल है, लायंस कैपिटल भी बोला जाता है इनको, तो उसको जो 26 जैन को इंडिया ने अपना 1950 को नेशनल एम्बलम, जो इनका नेशनल एम्बलम बनाया था, जो इंडिया ने 26 जनवरी 1950 को। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है अशोका के टाइम की, वो है एलिफेंट केव्स हैं जो धौली में है, ठीक है। धौली में मिलने वाली केव्स भी इसकी एंशंट अशोक की आर्ट में आती है, नोट कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मौर्यन और प्री गुप्ता पीरियड। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन और प्री गुप्ता पीरियड। तो मौर्यन पीरियड के बाद जो पीरियड आता है उसको पोस्ट मौर्यन कहते हैं, और मौर्यन पीरियड के बाद गुप्ता पीरियड आया था, तो इसीलिए उसको जो बीच का पीरियड है उसको प्री गुप्ता भी बोलते हैं। तो इस पीरियड को हम बोल सकते हैं पोस्ट मौर्यन या फिर प्री गुप्ता पीरियड। और जो इस पीरियड का टाइम पीरियड है वो जैसे कि हमने देखा था कि 185 BC से 319 AD तक, और 319 AD से हमारा क्या स्टार्ट होता है, हमारा स्टार्ट होता है गुप्ता पीरियड, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ये है इसमें हम पढ़ेंगे जो मौर्यंस के सक्सेसर्स थे। तो जो इनके सक्सेसर्स हैं हम 2 पार्ट में इनको डिवाइड करेंगे कि एक तो वो सक्सेसर जो नेटिव थे और दूसरे जो फॉरेनर सक्सेसर थे। तो हम एक साइड लिखेंगे, ये हम इनके सक्सेसर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके मॉडर्न पीरियड के बाद जो आए थे। इस साइड हम लिखेंगे नेटिव सक्सेसर, और इस साइड हम पढ़ेंगे फॉरेनर सक्सेसर। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो एग्जैक्टली मौर्यन डायनेस्टी जो इनका लास्ट वो था ब्रदर, उसके बाद आए थे, तो नेटिव सक्सेसर उसमें आ जाता है शुंगा डायनेस्टी। बारिश बाहर हो रही है, मे भी आपको आवाज़ सुन रही हो। शुंगा डायनेस्टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आती है कान्वा डायनेस्टी। आई थिंक अब क्लियर होगा। थर्ड रैंक पे आ जाता है। मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ी लाइट में विजिबिलिटी कम हो गई थी। उसके बाद कान्वा डायनेस्टी के बाद आ जाती है सतवाहना डायनेस्टी। और जो फोर्थ इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। इसको हम छेदी भी बोलते हैं या फिर छेदी
डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। ठीक है, ये थे हमारे नेटिव सक्सेसर्स। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ फॉरेनर सक्सेसर जो थे। जो फर्स्ट फॉरेनर सक्सेसर थे वो थे इंडो ग्रीक्स, सेकंड थे शाकास, थर्ड थे पार्थियंस, फोर्थ थे कुशान्स। तो एज इट इज़ इनका जो क्रोनोलॉजी है वो भी बहुत बार आ जाता है कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, ये किस हिसाब से ये नेटिव सक्सेसर है। तो मैंने क्रोनोलॉजी में ही लिखे है, तो आप इस चीज़ को माइंड में रखना कि शुंगा के बाद कान्वा आए थे, फिर सतवाहना आए थे, फिर छेती डायनेस्टी आई थी। अगर फॉरेनर सक्सेसर की बात करूँ तो इंडो ग्रीक आए थे, शाकाज आए थे, पार्थियन आए गए और कुशान्स आए थे। अब हम एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले आई थी शुंगा डायनेस्टी। ठीक है फ्रेंड, तो जो शुंगा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है वो 185 BC से लेके 73 BC तक शुंगा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। जो शुंगा डायनेस्टी के मोस्टली जो रूलर्स हुए हैं वो है पुष्पामित्र शुंग, और अग्निमित्रा। पुष्पामित्र शुंग उसके कमांडर थे, जैसे हमने पढ़ा था अशोक के टाइम पे जो लास्ट उनके रूलर थे उनके कमांडर थे ये बृहद्रथ के, और उसके बाद उन्होंने उसको मार के अपने खुद गद्दी पे बैठे थे, तो उनको शुंगा डायनेस्टी की इन्होंने स्थापना की थी। वैसे तो अगर मैं बात करूँ शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर पुष्पामित्र शुंग की, वैसे तो ये ऑर्थोडॉक्स थे हिंदुज़म में, बट इन्होंने जो बुद्धिज़्म के कुछ बहुत स्कल्पचर्स हैं, तो बुद्धिज़्म के जो मोस्टली इम्पोर्टेंट स्तूप थे जो बारहट में यूपी में वो इन्होंने बनवाए थे। जो बारहट में बुद्धिज़्म के स्तूप थे वो इन्होंने बनवाए थे। इसके बाद आते हैं अग्निमित्रा। तो जो अग्निमित्रा थे तो वो थे मोस्टली आपने सुना होगा, जो कालिदास का एक ड्रामा है मालविकाम अग्निमित्रा, तो मालविका अग्निमित्रा के जो हीरो थे वो ये शुंगा डायनेस्टी के सेकंड रूलर अग्निमित्रा ही थे। तो शुंगा डायनेस्टी उसके बाद जो इनके लास्ट रूलर थे वो थे देवभूति। देवभूति इनके लास्ट रूलर थे, बट वो एक बहुत ही वीक रूलर थे। तो वीक रूलर होने के कारण उसके बाद उनका लास्ट एंड में तो कान्वा डायनेस्टी थी, तो कान्वा डायनेस्टी की स्थापना हुई। जो कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे इनके मिनिस्टर। जो देवभूति थे शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर, इनके मिनिस्टर थे आगे, जो कान्वा डायनेस्टी उन्होंने आगे फाउंड की, उनके मिनिस्टर ने इनको मार दिया था। और वासुदेवा वन, जो कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर थे वासुदेवा फर्स्ट, जिन्होंने कान्वा डायनेस्टी फाउंड की थी। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो कान्वा डायनेस्टी 73 BC से 28 BC तक कान्वा डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है हमारी सतवाहना डायनेस्टी। तो सतवाहना डायनेस्टी की जो टाइम पीरियड है वो 60 BC से 225 AD तक जो हमारी सतवाहना डायनेस्टी आती है। ये मोस्टली जो सतवाहन थे इन्होंने डेक्कन के पार्ट्स में और सेंट्रल के पार्ट में मोस्टली जो एरिया था वो इनके कब्जे में था। और ये महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, इनकी कैपिटल भी वहीं थी महाराष्ट्र में, तो आज का रीजन महाराष्ट्र है। इनके बारे में कुछ 2 पॉइंट्स कि जो इनके फाउंडर थे उनका नाम है सिमुका, और जो इनकी लैंग्वेज थी मेनली वो थी प्राकृत, जो सतवाहना डायनेस्टी की लैंग्वेज थी।
उसके बाद आती है छेदी डायनेस्टी कलिंगा की। कलिंगा वो रीजन है जो आज का उड़ीसा वाला हमारा रीजन है, उसको हम कलिंगा रीजन बोलते हैं। तो कलिंगा डायनेस्टी थी, उसके मोस्टली जो इनके हमें एक इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। कलिंगा डायनेस्टी की एक इंस्क्रिप्शन है हाथी गुफा। जो कलिंगा डायनेस्टी जो कहाँ मिलती है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में भुवनेश्वर में। और जो ये कौन से किंग के टाइम पे बनाई गई थी, खरवेला किंग। मोस्टली आ जाता है, इंपॉर्टेंट है कि हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस हैं जो वो कहाँ पे हैं, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है और खरवेला किंग के टाइम पे बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये कुछ नेटिव्स थे इनके बारे में डिस्कस किया। अब हम फॉरेनर सक्सेसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडो ग्रीक्स थे। फर्स्टली फर्स्ट फॉरेनर रूलर थे, ये सेकंड बीसी में आए थे। मार्कर्स, एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये इंडो ग्रीक्स सेकंड सेंचुरी बीसी में आए थे मोस्टली, और ये फर्स्ट फॉरेनर थे जो इंडिया में आए थे। तो इनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा इनका टाइम पीरियड, जो इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, चलो मैं इस साइड इनको पढ़ाता हूँ आपको क्योंकि उस साइड थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे लिख दूँगा इनका, ये मिटा देते हैं। तो हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में। जो इनका मोस्टली जो बहुत इम्पोर्टेंट रूलर था उनको मिलिंदा भी बोलते हैं, जिनका बुद्धिज्म के साथ एक डायलॉग फेमस है, मिलिंदा किंग और बुद्धिज्म का। ये वही वाले मिलिंदा थे जो इनके इंडो ग्रीक्स डायनेस्टी के फेमस रूलर थे। और जो हमारा इंडो ग्रीक पीरियड रहा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड था। उसके कुछ रीज़न हैं ये इम्पोर्टेंट पीरियड क्यों था, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे कॉइन्स इशू किए गए थे। कॉइन्स सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स थे, और फर्स्ट टाइम पे इसमें गोल्ड के कॉइन इशू किए गए थे। तो इसलिए भी इस रीज़न को इम्पोर्टेंट, इनके इंडो ग्रीक के टाइम को इम्पोर्टेंट टाइम माना जाता है। और जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है हम पढ़ते हैं इसमें, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, वो भी इनके टाइम पे ही हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडो ग्रीक्स थे, उनको उसके बाद जो थे शाकाज, हमारे शाकाज जिसको सिंधियंस भी कहा जाता है। एक सेकंड में इसमें स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। THIANS, SCYTHIANS, सिंधियंस भी कहा जाता है इनको। तो जो शाकास थे मेनली, तो जो हम एक बोलते हैं ना कि 70 AD से हमारा शाका एरा स्टार्ट होता है, तो वो इनके टाइम पीरियड के कारण ही हमारा एरा जो 70 AD से शाका एरा स्टार्ट होता है, इनके टाइम पीरियड में हुआ। और जो इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे रुद्रवर्मन। रुद्रवर्मन इस टाइम के मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे प्रतिहारास। जो प्रतिहारास का मोस्टली जो ये भी फर्स्ट सेंचुरी BC से लेके फर्स्ट सेंचुरी AD इनका टाइम पीरियड है। और जो इन टाइम पे क्या हुआ था, मोस्टली जो इनका मेन रूलर है वो है गोंडा फेनेस। गोंडा फेनेस इनका मेन रूलर है, और इन्हीं के टाइम पीरियड पे ही जो सेंट थॉमस था उसको भेजा गया था क्रिश्चियनरी को स्प्रेड करने के लिए। ये थे पार्थियंस के टाइम पीरियड थे।
और जो फॉरेनर सक्सेसर के जो लास्ट है हमारा कुशान्स थे। जो कुशान्स थे इनका जो रूलर था मेनली कनिष्क। इसको सेकंड अशोक भी कहा जाता है, कनिष्क को सेकंड अशोक। ये भी अशोक की तरह काफ़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने भी टेरिटरी काफ़ी जीती थी, तो इसीलिए इसको सेकंड अशोक कहा जाता है। और जो इनका ये कनिष्क की बात करूँ तो ये बुद्धिज़्म को मानने वाला था। बुद्धिज़्म में जो डिवीज़न है महायान को ये मानने वाला था बुद्धिज़्म में, ठीक है, उसका पैट्रन था। और जो फोर्थ काउंसिल हुई थी बुद्धिज़्म की वो भी कनिष्क के टाइम पे ही हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो सिल्क रूट था मेनली सिल्क रूट था, उस पर जो कंट्रोल था इनका वो कनिष्क के टाइम पे जो पूरा सिल्क रूट था हमारा, जो आज का सिल्क रूट हम पढ़ते थे पहले, जो चाइना से लेके सेंट्रल एशिया तक जाता था, उस पे कनिष्क का रूट था। जो कुषाण का लास्ट रूलर था वो था वसुदेवा। वसुदेवा या उनका लास्ट रूलर था। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसमें कुछ स्कूल ऑफ आर्ट्स थे जो इस्टेब्लिश हुए, कुछ हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बस हमारे लेक्चर्स का ये लास्ट पार्ट ही रह गया, तो आप ये चाहेंगे नोट कर लेते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो जो इनका टाइम पीरियड था फॉरेनर्स का, मौर्यन पोस्ट मौर्यन के टाइम पीरियड में इनमें कुछ स्कूल ऑफ आर्ट्स डेवलप हुए। तो उन स्कूल ऑफ आर्ट्स में इंपॉर्टेंट है अमरावती, कंधार और मथुरा। जो इनकी क्रोनोलॉजी है वो भी इसी वे है कि पहले अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था सतवाहना के टाइम पीरियड में, और ये हुए थे कनिष्का के टाइम पीरियड में, जिनके कुशान्स के टाइम पीरियड में ये दोनों हुए थे। तो इसके बाद अगर हमने ये हमने पढ़ा कि मौर्यन एम्पायर मोस्टली मतलब नॉर्थ में था। तो एक अगर हम पढ़ते हैं कि साउथ के पार्ट में भी कुछ किंग थे जो मेनली चल रहे थे। मैं आपको एक बार एक छोटा सा भी उनका पीरियड का दे देता हूँ। उनको संगम पीरियड भी बोला जाता है, जो साउथ में था। संगम पीरियड जो फर्स्ट सेंचुरी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक था, उसको संगम पीरियड बोलते हैं साउथ में। तो मोस्टली संगम पीरियड में हम डिस्कस करेंगे कि तीन डायनेस्टी आई थी। तीन किंग का मोस्टली राज था इसमें। एक थे पांड्यास, दूसरा चोला और थर्ड वन इनको चीरा भी बोलते हैं हम, चीरास। तो अगर आप इनके रीजन्स के बारे में मैं डिस्कस करूं तो मोस्टली जो ये वाला रीजन था तमिलनाडु साइड का, इसमें रहते थे हमारे पांड्यास। और जो इनके ऊपर जैसे आंध्रा वाला रीजन हो जाता है थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ वेस्ट में पांड्यास के, तो यहाँ पे थे चोला। और जो ये केरला वाला रीजन है इसमें थे चीरास। तो ये कुछ डायनेस्टी थी जो संगम पीरियड में हमारे, क्योंकि संगम लिटरेचर भी बहुत फेमस है जो साउथ इंडिया का लिटरेचर है, तो हम ये चीज़ यहाँ से पढ़ते हैं। ये मोस्टली ये किंग थे हमारे संगम लिटरेचर में। तो फ्रेंड्स जो आज का लेक्चर है हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। जो हमारा एंशिएंट इंडिया का 4th लेक्चर था ये, और अभी हम जो अपना नेक्स्ट कल है हमारा लास्ट एंड 5th लेक्चर है, जिसमें हम गुप्ता पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। होप आप सब लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको इसमें क्लैरिफाई नहीं होता या करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के उसको क्लियर कर सकते हो।
और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो औरों को बांटें तो हमारी खुद की भी बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल द बेस्ट कल के लिए। थैंक यू।